Even as there's uncertainty over government formation in Delhi, India Today Group's Mind Rocks Youth Summit that's been conducted in the Sri Fort Auditorium right now perhaps will help you find some answers. Some Aam Aadmi Party leaders in conversation with Rahul Kanwal along with some other politicians. उसी सर्वे के अंदर एक सवाल यह भी था कि सबसे डिसरिस्पेक्टफुल या किसकी आप इज्जत नहीं करते वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, उसका था पॉलिटिक्स। मैं सबसे रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन से पॉलिटिक्स में आया। उसका कारण, खास कारण यह है, अभी एक कली जी ने एक स्लाइड जो दिखाई थी यहां पर, उसमें था कि आप में सर्वे में आपसे पूछा गया परिवार, प्यार, लव, जॉब, लेकिन सबसे कम था पॉलिटिक्स। अगर उसके अंदर पॉलिटिक्स न लिखते, उसके अंदर राष्ट्र लिखते, नेशन लिखते, तो मुझे यकीन है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्यार आप नेशन को करते। तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं, मैं नेशन बिल्डिंग के लिए यहां पर आया हूं। मैं नेशन बिल्डिंग के लिए। हारून यूसुफ जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कुछ हद तक चेंज करने की कोशिश की, कहा कि हम सेवक हैं, हम मंत्री नहीं, हम सीएम नहीं। लेकिन अब तक जो धारणा रही है, और जब हम धारणा की बात करते हैं तो ज्यादातर कांग्रेस की बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर आप ही लोग सरकार में रहे हैं, कि नेताओं में ये एटीट्यूड है कि हम बॉस हैं, ये हमारे सर्वेंट हैं। अब क्या आपको लगता है कि वाकई में 60-70 साल में ऐसा ही हुआ कि जनता ने ये मान लिया कि आप लोग बॉस हैं, वो उनके सर्वेंट्स? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर कोई अपने जहन में ये गलतफहमी रखता है तो ये उसकी भूल है। और खास तौर से जो पीढ़ी हमारे सामने बैठी है आज की, जिसको अभी जैसे राठौर जी ने कहा कि कुल 4-5% लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि अगर आप सब लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो ऐसे तमाम लोग जो अपनी ड्यूटी या अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे, वो छोड़कर भाग जाएंगे। तो इसलिए बजाय पॉलिटिक्स के हटने से, क्योंकि आज देश के अंदर एक ही रास्ता है डेमोक्रेसी का, या तो पार्लियामेंट के थ्रू है या असेंबलीज के थ्रू है, और उसका इतना बुरा इंप्रेशन होना, मैं समझता हूं कि ये जो नई नस्ल है हमारी, न्यू जनरेशन है, दे विल डेफिनेटली चेंज दैट। एंड आई थिंक आज भी अगर कोई गलतफहमी में ये सोचता है कि वो मास्टर है और पॉलिटिक्स में है, तो ये उसकी भूल हो सकती है, या उसका मैं समझता हूं कि वो समझ नहीं पाया अपनी जिम्मेदारी। मनीष, आपको लगता है कि जो सोच है कि जनता सेवक है अपने नेताओं की, वो सोच बदली है आपके हिसाब से, बदल रही है, या आपको लगता है कि जहां पे हम थे 2-3 साल पहले आज भी वहीं पे खड़े? नहीं, काफी कुछ चेंज हुआ है। और मैं अभी छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी जब मैं आ रहा था यहाँ आपके प्रोग्राम के लिए, तो गाड़ी जिसमें मैं आ रहा था वो रेड लाइट पर जेब्रा क्रॉसिंग पे आके खड़ी हो गई। माने उसने अगला व्हील जो है जेब्रा क्रॉसिंग पे आ गया वो, और मैंने टोपी लगा रखी थी, जो बाजू वाले कार वाला था उसने तुरंत पहचाना और उसने नॉक करके कहा, साहब आप तो आम आदमी हो, जेब्रा क्रॉसिंग पे क्यों खड़े हुए हो? ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर देश में एक, अब मैं ये भी बता दूं कि वो गाड़ी आप लोगों की तरफ से आई थी, जो मैं उसमें चला रहा था गाड़ी, बता नहीं भाई। अगर रास्ते चलते पॉलिटिशियन को एक आम आदमी रास्ते चलते इस तरह से टोकने लगे, मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। पर बहुत सारे सिंबल्स हैं। ये हिम्मत पिछले 2.5 साल में, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट देश में चले हैं, वो चाहे निर्भया का हो, एंटी करप्शन मूवमेंट हो, इन सबसे लोगों में आई है कि नेताओं की आंखों में आंख डाल के कह सको कि तुम हमारे सेवक हो, विद ड्यू रेस्पेक्ट। किसी का अपमान, खुद भी अपमानित होने की जरूरत नहीं है, दूसरे को भी नहीं है, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट उसको कह सकें कि आप हमारे सेवक हैं, आपको हम चुन के भेजते हैं, आप जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं वो भी हमारे टैक्स के पैसे से जा रही है, यू प्लीज बिहेव योरसेल्फ। एक बात। दूसरी चीज, मैं पूरे देश में देखता हूं, और आप सारे लोग भी देखते होंगे, बोर्ड्स लगे रहते हैं, फलां फलां के अथक प्रयास से फलाना काम कराया जा रहा है, पूरे देश में लगे रहते हैं। एक सड़क भी खुदेगी, छोटी सी एक नाली भी बनेगी तो लिखेगा फलाने एमएलए के अथक प्रयास से ये नाली बनवाई जा रही है। मुझे कई बार लगता है कि वो नेताजी तो थक गए होंगे, उन्हें आराम दे देना चाहिए। मैंने उसको चेंज किया, अपनी विधानसभा में हमने उसका बोर्ड का ट्रेंड चेंज किया। मैंने लिखना शुरू किया है कि आपके पैसे से, आपके सेवकों द्वारा, आपके इंजीनियर्स की मेहनत से और आपकी मजदूरों की मेहनत से ये काम कराया जा रहा है। उससे वो लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है।
पहले लगता है कोई नेता है, एमएलए के फंड से करा रहा होगा, सरकार के फंड से करा रहा होगा। अरे सरकार का और एमएलए का फंड कहां से आता है? इन्हीं लोगों से आता है, हम सब से ही आता है। जब हम चॉकलेट तक खरीदते हैं, एक छोटी सी टॉफी भी मार्केट से खरीदते हैं, वहां से टैक्स का पैसा आता है, उससे वो लाल बत्ती में पेट्रोल डलता है। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग देश के हर आदमी में लाने की जरूरत है, और वो मुझे लगता है कुछ तो सिंबल्स तोड़ने की जरूरत है। आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी दिल्ली में, सबसे पहला ऑर्डर हम लोगों ने पास किया था कि कोई मंत्री लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के नहीं चलेगा। उससे बराबरी का एहसास होता है। सड़क पे चलते हुए नेता को देख के लगता है हमारे जैसा है, हम जैसा है, तो हमारा मालिक नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे, और डेलिब्रेट प्रयास करने पड़ेंगे, उसकी कोशिशें करनी पड़ेंगी। अगर कोशिशें नहीं करेंगे तो नेता तो ऊपर कहीं स्काई पे चलते चले जाएंगे और जनता वहीं खड़ी रहेगी, लोगों को डिस्टेंस लगने लगेगा। मैं लास्ट बात कहकर बात कहना चाहूंगा, यूपी में मैं लखनऊ की सड़क पे एक दिन जा रहा था, बतौर पत्रकार जा रहा था, जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, और मुझे एक सिपाही ने कहा, सर जी ऐसा करिए, इस गली में अंदर चले जाइए, अभी सीएम गुजरने वाली है यहां से। मैंने कहा क्यों? सीएम तो सीएम है, सेवक हैं। बोले नहीं साहब, अगर आप गली में भी, मैंने कहा मैं पत्रकार हूं, ऐसे कैसे तुम कह सकते हो? बोला जी आप अगर अंदर गली में भी नहीं जाना चाहते तो कम से कम पीछे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइएगा जब सीएम का काफिला जाएगा। अगर हमारे देश में ऐसे नेता होंगे तो क्या हम उनको सेवक कह लो, किताबों में कुछ भी बदल लो, परिभाषा शब्दों में कुछ भी बदल लीजिए, कॉन्सेप्ट बदलनी पड़ेगी और ये सिंबल्स तोड़ने पड़ेंगे। सतीश जी, मनीष ने कहा कि जनता का जो नजरिया है नेताओं को लेकर वो बदल रहा है। अब जनता नेता को अपना मालिक के तौर पे नहीं मानती है, कहती है कि आप भी सेवक हो, हमें आपको परफॉर्म करना है, ऐसे आप नहीं घूम सकते, आपको हमें लिए डिलीवर करना है। लेकिन मनीष ने यह भी कहा कि कुछ हद तक जो जनता के मूवमेंट्स हुए पिछले कुछ साल में, अरविंद केजरीवाल की खुद की पार्टी और जो आपका एक रोल था, उन्होंने क्या मानेंगे कि पॉलिटिक्स को रीडिफाइन आपको कॉन्स्टेंटली एंगेज करना होगा, इसमें कुछ हद तक आप कम से कम क्रेडिट आम आदमी पार्टी को देना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है। आम आदमी पार्टी सवाल, ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी अगर उस बहस को हम लेकर के आएंगे। आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ, आम आदमी पार्टी का दिल्ली के प्रति व्यवहार किस तरह से रहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जो कल्चर है, आम आदमी पार्टी अभी कल ही का उदाहरण है। शायद दिल्ली की ये कल्चर नहीं है, दिल्ली की ये सभ्यता नहीं है कि हम कहें कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी को बुलाएंगे तो वो कहेंगे कि दिल्ली भारतीय के संविधान के साथ ये रेप होगा, ये बलात्कार होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की संस्कृति, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, हम किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं, हम आफ्टर ऑल राजनीति में क्या मान्यताएं स्थापित करना चाहते हैं। जो मैं कहूं वो सही, अगर दूसरा कोई कहे तो गलत। ये राइटिस्ट अप्रोच जो है, मुझे लगता है कि राजनीति में अब चलने वाली नहीं है। इस दशक की अगर सबसे बड़ी कोई घटना है जिसकी वजह से यह परिवर्तन आ रहा है, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना ही कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी। मैं ये सब आपको कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा इस दशक की घटना और परिवर्तन कोई हुआ है तो वो हुआ है कि यूथ इंटेलिजेंसिया जो है, यूथ जो पावर है, उसका रिकॉग्निशन हुआ है पहली बार। अदरवाइज तो हम देखते होंगे हमारे घर के बड़े बूढ़े हमको ये बात कहते थे, अरे छोड़ो हमारा एक्सपीरियंस है, तुम क्या करोगे। लेकिन आज ये मुझे समझ में आया है कि मेरा अगर 10th में बच्चा पढ़ता है तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये जो रिकॉग्निशन है, इसने देश को चेंज किया है। ये जो इंटेलिजेंसी का आपको सामने जो एक सामने चीज आई है, उसने चेंज किया है। लोगों की आशाएं हैं, 68 साल देश में हो गए, देश में लोग शहीद हुए, लोगों की आशाएं क्या थी, लोगों के सपने क्या थे, यूथ का सपना क्या है, उनको बहुत उम्मीदें थी। और अब जो देश परिवर्तन की लहर में आया है, इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो यूथ बैठा हुआ है, ये देश की तकदीर को भी बदलेगा, नेताओं के एटीट्यूड को भी बदलेगा। और आने वाले समय में जो झूठ बोलेगा, जो गलत बोलेगा, अगर जो शहर के साथ, देश के साथ गलत बातें करेगा, तो उनको भी जवाब ये यूथ ही देगा। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपना कमिटमेंट, उन्होंने काम करने की कल्चर, उन्होंने काम करने के घंटे, उन्होंने काम करने की शैली इस देश के यूथ के साथ, देश के बच्चों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, इन सब लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट किया है। कभी देश के प्रधानमंत्री को रोका नहीं गया,
उन्होंने कोशिश नहीं की कभी किसी ने। कल जिस तरह की घटना मोदी जी ने की, ये स्कूल के जो बच्चे हैं उनके साथ, ये क्यों न जाने, देश का यूथ क्यों न जाने कि देश का प्रधानमंत्री देश के बारे में क्या कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है, देश कैसे तरक्की करेगा। मुझे लगता है ये पैशन, ये कमिटमेंट, ये सारी की सारी चीजें होंगी तो ये शक्ति हमको युवाओं से मिलेगी और इसको लेकर के हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हाल के दिनों में दो नेताओं को लेकर जनता में खूब आस बनी मनीष। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं और काम भी कर रहे हैं और जनता बाय एंड लार्ज उनके काम से खुश भी है। दूसरा अगर कोई शख्स है जिसको लेकर उम्मीद बनी तो वो थे अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल, आपकी पार्टी को जनता ने मौका भी दिया लेकिन आप मौका छोड़ के भाग गए और जनता को लगा कि गलती कर दी हमने, कि ये इनएक्सपीरियंस्ड आदमी को हमने दे दिया मौका, कि मोदी जैसा कोई हो जो सीएम रहा हो, नीचे से उठ के आया हो, उसको मौका देना ठीक है, किसी नई पार्टी को एकाएक मौका दे दो तो इससे हम लोगों को नुकसान ही होता है और लोगों की कई सारी जो उम्मीदें आपको लेकर बंधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता टूटी। क्या आपको लगता है कि बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ मिल गया इतनी उम्मीदें बनाकर, और अगर आहिस्ता आहिस्ता मिलता तो शायद आप लोग बेहतर करते, ज्यादा अच्छा कर पाते? अगर यही सच है तो फिर तो सतीश उपाध्याय जी की पार्टी को चाहिए कि चुनाव करा देने चाहिए दिल्ली में। अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इन सब को लेकर सारी उम्मीदें खत्म हैं तो इनको चाहिए कि सबसे बढ़िया मौका है, चुनाव करा देने चाहिए। लेकिन फिर चुनाव से भाग क्यों रहे, चुनाव से डर क्यों रहे, हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे कि दिल्ली में 200, पूरे देश में 282 सीटें जिस पार्टी को मिली, आज वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि दिल्ली में चुनावों का सामना कर ले। उसके पास में बहुमत नहीं है और सारा देश जानता है, ये सब स्कूल के बच्चे हैं बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं कि 29 और 34 में कितना अंतर होता है, तो ये सब जानते हैं। बच्चा भी जिस डिफरेंस को जानता है वो इनको भी समझ में आ रहा होगा कि साहब बहुमत नहीं है तो चुनाव करा लें, लेकिन चुनाव नहीं कराएंगे तो खैर। मैं लेकिन उस पर आता हूं, देखिए आप प्रधानमंत्री को, किसी भी मुख्यमंत्री को सब कुछ भी रख लीजिए, सेवक कर दीजिए, नौकर रख दीजिए, सर्वेंट कर दीजिए, अंग्रेजी में आप उसको पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, हिंदी में कभी हम नौकर नहीं कहते या सेवक नहीं कहते, वहां मंत्री कहते हैं, जिला अधिकारी कहते हैं। कॉन्सेप्ट चेंज करनी पड़ेंगी, जो मैंने पहले भी कहा। दो चीजें हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको आपने मालिक बना के बिठाया हुआ है। आपने एमएलए को 4 करोड़ रुपए दे दिए और 5 साल के लिए उसको राजा बना दिया। बस 5 साल में एक बार तो वो चुनेगा और अगले 5 साल उसके पीछे घूमेगा, सर जी बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन करा दो, चिट्ठी लिख दो। सर जी वो गली टूट गई, 4 करोड़ रुपए से कुछ खर्च कर दो। सर जी वो हॉस्पिटल में पिताजी बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, हॉस्पिटल में एडमिशन करा दो। सारे के सारे सिस्टम कॉलेज पड़े हुए हैं। आपको आज डेंगू हो जाए, अभी डेंगू चल रहा है, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे और एमएलएज की चिट्ठी, एमपीज की चिट्ठी, ये सब लिखवानी पड़ रही है लोगों से। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट खत्म करनी पड़ेगी। किसी हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को जगह मिल सकती है तो फिर एमएलए की चिट्ठी से क्यों मिलती है, अगर बिना उसके नहीं मिल रही? एमएलए की चिट्ठी पे भी नहीं मिलनी चाहिए फिर। और अगर है जगह तो उसके लिए एमएलए की चिट्ठी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एमपी की चिट्ठी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिस्टम हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। वीआईपी कल्चर, बिल्कुल इसी में वीआईपी कल्चर का दूसरा हिस्सा है लाल बत्ती, वीआईपी सिक्योरिटी। किसी की जान को खतरा हो बाकायदा सिक्योरिटी दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्टेटस सिंबल, मंत्री हैं तो 4 तो गार्ड चलनी चाहिए आगे, 2 तो पीछे, ये सब स्टेटस सिंबल भी खत्म करिए। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठेंगे, क्यों बैठेगा जी मंत्री लाल बत्ती की गाड़ी में? बिना लाल बत्ती के चलिए ना जनता के बीच में। सरकार बनी थी आपने भी तो नई नई गाड़ियां खरीदी थी। नहीं, कोई गाड़ी नहीं खरीदी, माफ कीजिएगा, गलत रिपोर्ट कर रहे हो राहुल कमल। न्यू आई थी। राहुल कमल आप पत्रकार हैं, सही पत्रकारिता करिए। नहीं, बिल्कुल एक गाड़ी नहीं खरीदी। नहीं सबके, हाँ क्या कह रहे सबसे बड़ी बात यह है, अभी मनीष सिसोदिया जी ने सिद्धांतों की और उसूलों की बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं। जब इन्होंने सरकार बनाई और हमने बाहर से समर्थन दिया तो इन्होंने कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। उसके बाद जो है एक वैगन आर आगे चलती थी और पीछे जो है इनोवा गाड़ियों का एक काफिला चलता था। आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आज दिल्ली के अंदर आपने वादा किया था कि जिन लोगों को दी है, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, हम 1 महीने में पक्का करेंगे, उनको परमानेंट जॉब्स देंगे उनको। आपने 50% बिजली की बात को लेकर आपने कहा कि दिल्ली के लोगों को 50% बिजली फ्री देंगे। आपने कहा कि झुग्गियों में जो लोग रहते हैं उनको पक्के मकान देंगे। आप सिवाय नारों के आप क्या समझते हैं कि देश का नौजवान या दिल्ली के लोग जो हैं उनको इतनी आसानी से आप गुमराह कर सकते हैं? आपके मुख्यमंत्री स्वयं बंगला लेने के लिए किस तरीके से लड़ाई हुई और फिर उसके बाद वो जब ले लिया गया बंगला
तो उसके बाद उसको खाली करने के लिए क्यों डिले किया? आप तो कहते हैं कि ये सब लाल बत्ती बंगला गाड़ी नहीं होना चाहिए। आपके तमाम मंत्री जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। दिल्ली की जो हालत करके आप छोड़ के गए, मुख्यमंत्री जी की अगर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती तो उन्होंने दिल्ली की जनता को जो आह्वान किया था कि आप सचिवालय में आए, मैं आपकी समस्याएं सुनूंगा, किस तरीके से सिक्योरिटी कर्मियों ने अरविंद केजरीवाल जी को वहां से बचाया है। तो ये नारे देना और प्रैक्टिकली चीज को देखना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आप अपनी पीठ इस तरह की बातें कहके इन नौजवानों को थपथपा नहीं सकते। देखिए, एक तो मुझे लगता है फैक्ट्स को ठीक से रखने की जरूरत है। हमने हमेशा कहा कि हम कभी लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, और किसी मंत्री को लाल गाड़ी है, एक जगह से जाएगा दूसरी जगह जाएगा, वो अपनी से जाए सरकार की से जाएगा, तो है हमने गाड़ी ली लाल बत्ती की गाड़ी। लाल बत्ती के लिए तो ऑर्डर पास कर दिया था कि लाल बत्ती नहीं होगी, और कभी भी आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री आपको, इवन मुख्यमंत्री, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठा नहीं दिखा होगा। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं हारून यूसुफ जी, 15 साल आप लोगों ने दिल्ली में महंगाई करी, भ्रष्टाचार किया, आप हमसे पूछ रहे हैं 15 दिन में साफ क्यों नहीं किया? सर जी, 49 दिन में हिंदुस्तान की सबसे पहली ऐसी सरकार है, और आज भी चुनौती देते हैं। आप राहुल कमल दिल्ली में जाके, हमारा विरोधी भी जो होगा, सामान्य आदमी जाके पूछिए उससे, वो कहेगा साहब एक बात तो है, 49 दिनों में रिश्वतखोरी तो बंद हो गई थी, 49 दिनों में पुलिस तो हमारे अंडर में भी नहीं आती थी, उसके बावजूद लोग कहते हुए मिलेंगे साहब दिल्ली पुलिस ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी, साहब नगर निगम ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी, साहब अस्पतालों में, स्कूलों में भी हालत सुधरने लगे थे। 49 दिन में जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया और सिद्ध करके दिखाया कि महंगाई भी कम हो सकती है और रिश्वतखोरी भी बंद हो सकती है, ये सिर्फ 49 दिन में हमने करके दिखा दिया। आगे मौका मिलेगा तो 5 साल में और करके दिखाएंगे।